हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र है। बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र है। और भारत में राजनीतिक प्रक्रिया की इस कड़ी में आज मैं आप लोगों को राजनीतिक दल के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत में दलीय प्रणाली के बारे में बताया। भारत में दलों की कब कब उत्पत्ति होती है, किस किस दल की सरकार होती है, विभिन्न राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों से आप लोगों को अवगत कराया। आज मैं आपको राजनीतिक दल के बारे में बताने जा रहा हूं कि राजनीतिक दल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। और राजनीतिक दल में आज मैं आपको उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और कार्य को बताऊंगा। आइए चलते हैं विषय की ओर। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉलिटिकल और पार्टी। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और पार्टी का मतलब होता है दल। यह जो पार्टी शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यह लैटिन भाषा के पार्टियर से लिया गया है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है विभाजन, डिवीजन। अर्थ क्या होता है इसका? विभाजन होता है। यानी कि जब विचारधाराओं के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न लोगों का विभाजन हो जाता है तो वह दलों के रूप में परिणित हो जाते हैं, वह दल के रूप में संगठित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग सेकुलरवादी विचारधारा के हैं तो वह सेकुलर पार्टी बना लेते हैं, कुछ लोग लिबरल विचारधारा के हैं तो वह लिबरल पार्टी बना लेते हैं, कुछ लोग सोशलिस्ट विचारधारा के हैं तो वह सोशलिस्ट पार्टी बना लेते हैं। इसी तरह से विभिन्न विचारधाराएं हमारे समाज में होती है। जितने लोग होते हैं उतनी लोगों की विचारधाराएं होती हैं। जब विभिन्न विचारधाराओं का जब एक विचारधाराओं के लोग एकत्रित होते हैं, यानी कि वह सामान्य सिद्धांतों पर, सामान्य नीतियों पर उनकी समझ एक होती है, उनकी सोच एक होती है, तब वह संगठित हो जाते हैं। क्योंकि सभी लोगों के बीच समानता होती है। किस आधार पर समानता होती है? विचारधारा के आधार पे, समझ के आधार पे, नीतियों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पे उनको वह संगठित हो जाती है। वह इन आधारों पर उनके बीच समानता हो जाती है तो वह संगठित हो जाते हैं और एक समूह के रूप में कार्य करने लगते हैं। लेकिन जब यह समूह राजनीति में सक्रिय हो जाता है, यानी कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में सक्रिय हो जाता है, यानी कि राजनीति में यह भाग लेने लगता है, चुनाव लड़ने लगता है और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां करने लगता है, तब यह राजनीतिक दल के रूप में हो जाता है, तब यह राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो जाता है, तब यह कि राजनीतिक पार्टी बन जाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है। दलीय प्रणाली का विकास सबसे पहले इंग्लैंड में होता है, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं। इंग्लैंड में होता है दलीय प्रणाली का विकास, सबसे पहले इंग्लैंड में होता है। और ये जो प्यूरिटन्स जो होते हैं वही दलीय पद्धति के जन्मदाता हैं। प्यूरिटन्स दलीय पद्धति के जन्मदाता होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में उसमें राजतंत्र होता है और यह राजतंत्र के विरुद्ध हो जाते हैं और एक अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। तो प्यूरिटन्स जो होते हैं उनकी विचारधारा राजशाही से अलग हो जाती है। तो उस समय जो ब्रिटेन में वह जो दो विचारधाराएं कार्य करने लगती हैं, दो विचारधाराएं, चूंकि राजतंत्र होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा के समर्थक होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजा के विरुद्ध होते हैं, यानी कि राजा के समर्थक नहीं होते हैं। वह किसके समर्थक होते हैं? संसद के समर्थक होते हैं। तो ऐसे लोग यह समझते हैं, ऐसे संसद के जो समर्थक होते हैं उनका यह मानना होता है कि राजा को शक्तियों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए, बल्कि राजा को संसद के माध्यम से कार्य करना चाहिए। तो जो राजा के समर्थक होते हैं उनको कैविलियर्स कहा जाता था। कैविलियर्स
कविलियर्स कहा जाता था, कविलियर्स कहा जाता था। और जो संसद के समर्थक होते थे उनको राउंड हेड्स कहा जाता था, राउंड हेड्स, राउंड हेड, राउंड हेड कहा जाता था, राउंड हेड्स। कविलियर्स, कविलियर्स का मतलब होता है घुड़सवार। कविलियर्स का तात्पर्य क्या होता है? घुड़सवार। इसको हम बोलते हैं घुड़सवार। और जो राउंड हेड होते हैं, यानी कि राउंड हेड, यानी कि जिनका राउंड से हेड, वह क्या उनको बोला जाता है? घुटासीर, घुटासीर, यानी कि जिसने अपने सिर को मुड़वा लिया हो, जिसने अपने सिर को मुड़वा लिया हो, घुटासीर करते थे। तो यह कविलियर्स जो कि राजा का समर्थन करते थे, यह बाद में चलकर टोरीज कहलाए। कविलियर्स जो राजा के समर्थन करते थे, यह टोरी कहलाए, टोरी, टोरीज इसको हम कहते हैं, टोरीज कहलाए। और ये जो राउंड हेड्स थे, यह समय के साथ साथ क्या कहलाए? भिक्ष कहलाए, भिक्ष, भिक्ष कहलाए। और ये जो टोरीज और भिक्ष थे, इनके विचारधाराओं में मतभेद होता गया। और 1688 की जो क्रांति होती है, 1688 की जो इंग्लैंड में क्रांति होती है, उस क्रांति ने संसद को संप्रभु बना दिया, संसद को संप्रभु बना दिया और भिक्ष का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। जो राजा के समर्थक होते हैं या राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है, राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। तो अब राजा संसद के समर्थन से कार्य करती है, संसद की समझ से कार्य करती है। तो यह बाद में भिक्ष जो होते हैं या टोरी जो होते हैं, बाद में इनके नामों में परिवर्तन हो जाता है। जो भिक्ष पार्टी, भिक्ष दल के लोग होते हैं, जो भिक्ष दल के लोग होते हैं, यह लिबरल पार्टी कहलाई, लिबरल पार्टी कहलाई, यानी कि उदार दल कहलाई, उदार दल कहलाई। और जो टोरीज थे, यह इनको कंजर्वेटिव कहा गया, कंजर्वेटिव कहा गया, यानी कि अनुदार दल, जो कि अमीरों, पूंजीपतियों, सामंतों के समर्थक थे, इनको अनुदार कहा गया, अनुदार दल कहा गया। और लिबरल पार्टी जो थी, वह उदार नीतियों की, वह अपने साथ सबको लेकर चलना चाहती थी, मजदूरों को, किसानों को, श्रमिकों को, सबको साथ लेकर चलना चाहती थी, तो उसको उदार दल कहा गया। और जो लेबर पार्टी का गठन होता है, वर्तमान में लिबरल पार्टी का अस्तित्व बहुत नहीं है, वहां पर ब्रिटेन में लेबर पार्टी होगी। लेबर पार्टी का जो गठन हुआ था, वह वर्तमान शताब्दी की देन है, यानी कि 19वीं शताब्दी की देन है लेबर पार्टी की का गठन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में या इंग्लैंड में दो दल हैं, एक अनुदार कंजर्वेटिव पार्टी है, दूसरा लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी, दो ही दल की। इंग्लैंड में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। आइए अब हम अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका में दलों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले दलों की उत्पत्ति जो होती है वह इंग्लैंड में होती है, और इंग्लैंड ही राजनीतिक दल प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। इंग्लैंड के बाद अमेरिका में भी होती है। अमेरिका में जब 1787 में फिलाडेल्फिया का संविधान बन रहा था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान बन रहा था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब संविधान बनाया जा रहा था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन को हम संविधान निर्मात्री सभा भी कहते हैं। तो उसमें संविधान निर्माता यह नहीं चाहते थे कि दलों का अस्तित्व हो हमारे संविधान में, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में दलों का अस्तित्व हो, लेकिन दलों का अस्तित्व जो होता है वह फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही उभरने लगता है, यानी कि राजनीतिक दल के जो बीज होते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही अंकुर होने लगते हैं, प्रस्फुटित होने लगते हैं। जब संविधान बन रहा था तो उस संविधान में दो विचारधाराओं के लोग हो गए थे। कुछ ऐसी विचारधारा थी जो यह चाहते थे कि संघ को शक्तियां प्रदान की जाए, संघ को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, उनको संघवादी कहा गया। उनको क्या कहा गया? संघवादी कहा गया या फेडरलिस्ट कहा गया, फेडरलिस्ट कहा गया, संघवादी थे, फेडरलिस्ट कहा गया। कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि संघ नहीं बल्कि राज्य शक्तिशाली हो और राज्यों को अधिक से अधिक शक्तियां दी जाए, उनको संघ विरोधी कहा गया या एंटी फेडरलिस्ट कहा गया, एंटी फेडरलिस्ट
लिस्ट कहा गया, उनको एंटी फेडरलिस्ट कहा गया। जो संघवादी थे, फेडरलिस्ट थे, उनका समर्थन जो कर रहे थे वह हैमिल्टन कर रहे थे। यह संविधान निर्माता सदस्य थे, हैमिल्टन कर रहे थे। और एंटी फेडरलिस्ट समूह का समर्थन कौन कर रहा था? जेफरसन कर रहे थे। जेफरसन कर रहे थे। जेफरसन को एंटी फेडरलिस्ट कहा गया। जेफरसन चाहते थे कि राज्यों को शक्तियां दी जाए और राज्यों को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाई जाए, केंद्र को कम शक्तियां दी जाए। और हैमिल्टन चाहते थे कि राज्यों को कम शक्तियां दी जाए और सारी शक्तियां किसके अधीन रहे? वह संघ के अधीन रहे। तो इस आधार पे विचारधाराओं में भिन्नता उत्पन्न होने लगी और जो हैमिल्टन के विचारधारा के लोग थे उनको रिपब्लिकन कहा गया। हैमिल्टन के विचारधारा के लोगों को क्या कहा गया? रिपब्लिकन कहा गया, या इसको बाद में नेशनल रिपब्लिकन कहा जाने लगा। और फिर जो जेफरसन की विचारधारा के समर्थक थे उनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहा गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहा गया। तो इस तरह से अमेरिका के संविधान में भी 1787 के सम्मेलन में, जब 1787 का अमेरिका में संविधान बनता है तो उसी समय दलों के अंकुर फूटने लगे थे और बाद में चल के अमेरिका में इन्हीं दलों का वर्चस्व हो जाता है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। या रिपब्लिकन, अब वर्तमान समय में भी अमेरिका में दो ही दल हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहां के जो नागरिक होते हैं, वहां की जो जनता होती है, बारी बारी से एक एक व्यक्ति के प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित करता है। कभी हम देखते हैं अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर जीतता है, कभी रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर जीतता है। तो इस तरह से वहां भी द्विदलीय शासन प्रणाली है। अब आइए हम परिभाषा पर चलते हैं। राजनीतिक दलों की परिभाषा क्या होती है? बर्ग का कहना है, एडमंड बर्ग, पहली परिभाषा है एडमंड बर्ग की। एडमंड बर्ग कहते हैं कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रीय हित का कार्य करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे। वहीं गैटिल महोदय का कहना है, गैटिल महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल प्रायः संगठित नागरिकों का ऐसा समुदाय है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सरकार पर नियंत्रण तथा अपनी सामान्य नीति को पूरा करना चाहते हैं। मैक्स वेबर का कहना है, मैक्स वेबर का कहना है राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया गया संगठन है। राजनीतिक दल क्या है? स्वेच्छा से बनाया गया संगठन है जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है, और इसको हस्तगत करने के लिए यह प्रचार तथा आंदोलन का सहारा लेता है। गिलक्राइस्ट महोदय का कहना है कि राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों पर एक मत हों और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हों और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। वहीं मैकाइवर का कहना है कि राजनीतिक दल वह मनुष्यों का समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए संगठित होते हैं जिसे वह संवैधानिक साधनों से शासन का आधार बनाना चाहते हैं। यानी मैकाइवर क्या कहता है कि राजनीतिक दल वह मनुष्य समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो और वह संवैधानिक साधनों से शासन को प्राप्त करना चाहता हो, शासन को आधार बनाना चाहता हो। वहीं लास्की महोदय का कहना है, लास्की महोदय का कहना है कि राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस समुदाय से है, नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हों, यानी कि एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हों। वहीं लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल मतदाताओं की
लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल मतदाताओं के समूह की अराजकता में व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। मतदाताओं के समूह में, जो मतदाताओं का समूह होता है, उसमें जो अराजकता पाई जाती है उसमें व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो वही बुराइयों को दूर करने का भी प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा, हम देखते हैं कि जो मतदाता होते हैं, मतदाताओं के का समूह होते हैं, उनमें अराजकता व्याप्त होती है। यानी कि वो ये विचार नहीं कर पाते हैं कि हम किसको वोट दें। ऐसे में राजनीतिक दल जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं और उनके मतों का ध्रुवीकरण कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 7 परिभाषाएं बताई, 7 परिभाषाओं से अवगत कराया परीक्षाओं में लिए। ये 7 परिभाषाओं में से 5 परिभाषाओं को लिखना ही काफी है। आइए हम राजनीतिक दलों की विशेषताओं से अवगत होते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषता क्या होती है? राजनीतिक दल की पहली विशेषता होती है, जितने की हमने परिभाषा आपको बताया, एडमंड बर्ग की बताया, लास्की की बताया, मैकाइवर की बताया, गिलक्राइस्ट की बताया, मैक्स वेबर की बताया, और इन सभी परिभाषाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल जो होता है वह संगठित व्यक्तियों का समूह होता है। संगठित व्यक्तियों का समूह होता है और यह संगठन 2 आधारों पर तैयार किया जाता है, या तो आर्थिक आधार पे या तो राजनीतिक आधार पर। राजनीतिक आधार पर यह संगठन तैयार किया जाता है, यानी कि वह आर्थिक और राजनीतिक आधार सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति संगठित होते हैं और यह व्यक्तियों का समूह होता है जिनके सिद्धांत एक ही होते हैं, जो सामान्य सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। यानी कि सबके हित एक ही होते हैं। आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना या राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना या सत्ता को प्राप्त करना, इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे व्यक्ति मिलकर संगठन बना लेते हैं। कुछ व्यक्ति या अधिक व्यक्ति मिलकर संगठन बना लेते हैं और इसी संगठन को राजनीतिक दल कहा जाता है। हम हर संगठन को राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसान संघ हैं, विभिन्न समुदाय हैं, छात्र संघ हैं, शिक्षक संघ है, इनको हम राजनीतिक दल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करना होता है। इसको हम हित समूह कर सकते हैं, दबाव समूह कर सकते हैं। राजनीतिक दल हम उस संगठन को कहते हैं जिनका उद्देश्य ही होता है सत्ता प्राप्त करना, राजनीति में भाग लेना, चुनाव लड़ना, सरकार में हिस्सेदारी करना। ऐसे संगठन को ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक दल जो होता है वह संगठित व्यक्तियों का समूह होता है और इसका संगठन केवल कम समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए किया जाता है, यानी कि लंबी अवधि के लिए इसका संगठन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दीर्घकालिक उद्देश्य होता है। जैसे कि विभिन्न दलों की स्थापना होती है, वह विभिन्न दल राजनीति के लिए कार्य करते रहते हैं, सत्ता प्राप्त के लिए कार्य करते रहते हैं, सत्ता प्राप्त के लिए जनता को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि कभी न कभी सत्ता उनके हाथ में आ जाए। तो इसका उद्देश्य होता है लंबी अवधि के लिए संगठन बनाना। और इनमें जो सिद्धांत होते हैं राजनीतिक दल के, यह मुख्य सिद्धांतों पर एक होते हैं, यानी कि इनके वैचारिकता में भिन्नता नहीं पाई जाती है। उनकी व्यक्तिगत विचारधारा भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो राजनीतिक दल के सिद्धांत होते हैं, जो नीतियां होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो मैनिफेस्टो होते हैं, वह सब एक ही होते हैं। उससे कोई भी अलग नहीं जा सकता। जो उस नीतियों को, पार्टी की नीतियों को, पार्टी के सिद्धांतों का, पार्टी के मैनिफेस्टो का विरोध करता है, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट है सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना। इनका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। और ये संवैधानिक साधन अपनाते हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए जो इनके साधन होते हैं वह संवैधानिक होते हैं, उग्र साधन नहीं होते हैं। इनके उग्र साधन नहीं होते हैं या असंवैधानिक साधन नहीं होते हैं या जबरदस्ती सत्ता नहीं हथियाते हैं, बल्कि जनमत हासिल करते हैं। वोटिंग के द्वारा, मतदान के द्वारा यह जनता को अपने पक्ष में मत करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी नीतियों को बताते हैं और अपने उद्देश्य को बताते हैं, अपनी कल्पना को बताते हैं कि हम किस प्रकार से शासन करेंगे या अपने शासन में किन किन तत्वों का समावेश हम कर रहे हैं और इससे नागरिकों को क्या लाभ होगा। और नागरिक यदि उनसे प्रेरित होते हैं तो वह उसी दल को वोट करते हैं। तो यह संवैधानिक यानी कि मतदान के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा विधानसभा में, संसद में प्रवेश करने के उपरांत यह सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि विधानसभा में, लोकसभा में यह पहुंचने के पश्चात सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। निर्वाचन में भाग लेना,
इनका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दल का निर्वाचन में भाग लेना। जो राजनीतिक दल निर्वाचन में भाग नहीं लेता है तो वह राजनीतिक दल नहीं। राजनीतिक दल बनाया ही इसलिए जाता है कि चुनाव हम लड़े, हम सरकार में प्रतिनिधित्व करें, हमें कुछ सीटें प्राप्त हों या हम कुछ सीटें प्राप्त हों और हम अपनी नीतियों का प्रसार करें ताकि एक दिन हम बहुमत में आ जाएं। तो निर्वाचन में भाग लेना इनका उद्देश्य होता है। सत्ता प्राप्त कर, जब ये सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। जैसे सोशलिस्ट पार्टी की सरकार होती है तो वो समाजवादी कार्यक्रम को अपनाती है, समाजवादी नीतियों को अपनाती है। लिबरल पार्टी की सरकार होती है या उदारवादी विचारधाराओं की पोषक जो होती है वह उदारवादी कार्यक्रमों को अपनाती है। तो जो उनके सिद्धांत होते हैं, जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वह अपने सिद्धांतों को अपनाते रहते हैं, सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते रहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वर्तमान में, मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने अपने मैनिफेस्टो में विभिन्न प्रावधान दिए थे। और जैसे कि अनुच्छेद, कश्मीर में जो धारा अनुच्छेद 370 जो लगा था उसको समाप्त कर अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि उसको समाप्त किया जाएगा। 3 तलाक को समाप्त किया जाएगा। विभिन्न जो अवैधानिक नीतियां हैं उन नीतियों को समाप्त किया जाएगा और जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी। तो इनको व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। वह अपनी पार्टी में जिन नीतियों का समावेश करते हैं, जिन सिद्धांतों का समावेश करते हैं, उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। आइए हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। आवश्यक तत्व क्या होते हैं? आधारभूत सिद्धांतों की एकता। पहला तत्व है आधारभूत सिद्धांतों की एकता, यानी कि जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट पर सभी लोग एक मत होते हैं। विचारधाराओं का अलग अलग नहीं हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत राय भले, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पार्टीगत राय, दलगत राय अलग अलग नहीं हो सकती है। आधारभूत जो सिद्धांत होते हैं उस पर सभी लोग एक बने रहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संगठन, बिना संगठन की शक्ति नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में क्या है कि संघ में ही शक्ति है। यदि हम संगठित नहीं हैं तो फिर हम बेकार हैं, हम शक्तिहीन हैं। तो हम जब संघ बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, तो हमारे पास संघ की पावर आ जाती है, संगठन की पावर आ जाती है और हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इनका आधारभूत सिद्धांत होता है संगठन। जो राजनीतिक संगठन होता है वह केंद्रीय स्तर का होता है। राजनीतिक संगठन केंद्रीय स्तर पे होते हैं, केंद्रीय स्तर पर इनका संगठन बना होता है, राज्य स्तर पर संगठन बना होता है, जिला स्तर पर संगठन बना होता है और फिर स्थानीय स्तर पे राजनीतिक दलों का संगठन होता है, इकाइयां होती हैं। जिला, जैसे जिला कार्यकारिणी समिति, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं। इस संगठन के माध्यम से यह जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। संवैधानिक साधनों द्वारा विश्वास, संवैधानिक साधनों में विश्वास, राजनीतिक दल संवैधानिक साधन में विश्वास करते हैं। यह संसदीय शासन व्यवस्था में विश्वास करते हैं, नियतकालीन चुनाव में विश्वास करते हैं, मतदाताओं के बीच प्रचार और प्रसार करने में विश्वास करते हैं, मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा उनको मोटिवेट करने का प्रयत्न करते हैं ताकि मतदाता उनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट दें। असंवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं कर सकते हैं। जैसे नक्सलवादी पार्टी है, नक्सलवादियों का यह मानना है कि सत्ता को बंदूक के नली से ही प्राप्त किया जा सकता है। नक्सलवादी क्या मानते हैं कि सत्ता को बंदूक के नली से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो वह नक्सलवादी पार्टी, वह राजनीतिक पार्टी नहीं है, वह उग्रवादी पार्टी कर सकते हैं, उसको आतंकवादी संगठन कर सकते हैं। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि, इनका उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनके जो आवश्यक तत्वों में क्या एक तत्व है? राष्ट्रीय हित। यदि राष्ट्रीय हित नहीं रहेगा तो फिर हमारा भारत न तो स्वतंत्र हो पाएगा, न तो समृद्ध हो पाएगा, न तो भारत में आर्थिक विकास होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक वगैरह जितने भी, यानी कि जितने बहुसांस्कृतिक विकास नहीं हो पाएगा, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाएगा, औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगा, नागरिकों का विकास नहीं हो पाएगा, राष्ट्र हमारा मजबूत नहीं हो पाएगा। जब तक राष्ट्र नहीं मजबूत होता है तब तक जब तक हमारा राष्ट्र नहीं मजबूत होता है तब तक राजनीतिक दलों के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। राजनीतिक दल ये प्रयत्न करते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं अभिवृद्धि हो, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हो। जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, विभिन्न जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वह सिर्फ अपने देश को देखती हैं, पूरे विश्व में हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, हमारा राष्ट्र संगठित रहे,
वर्तमान में हम देख सकते हैं कि राष्ट्र कितना संगठित है, हमारा राष्ट्र कितना संगठित है। आज भारत का साथ देने के लिए अमेरिका भी तैयार है, ब्रिटेन भी तैयार है, इजराइल भी तैयार है, सोवियत रूस भी तैयार है। विभिन्न देश भारत के साथ आ गए हैं। ये किसकी देन है? ये राजनीतिक पार्टी की देन है कि अपने भारत को वह सशक्त, जैसे कि सशक्त भारत का निर्माण उन्होंने किया है। उन्होंने कैसा भारत का निर्माण किया है? सशक्त सशक्त भारत का निर्माण किया है, एक पावरफुल भारत का निर्माण किया है। भारत भी अब महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। शासन में प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, इनका उद्देश्य ही होता है सत्ता प्राप्त करना, शासन में प्रभुत्व स्थापित करना। यह शासन में प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और शासन में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यह अनेक उपाय करते रहते हैं, अनेक योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम लागू करते रहते हैं ताकि जनता उनको अधिक से अधिक वोट दे और बहुमत उनको प्राप्त हो, उनको विधानसभा में, लोकसभा में या संसद में, विधानमंडल में बहुमत प्राप्त हो, ताकि वह बहुमत प्राप्त करके सरकार बना सकें और अपनी नीतियों को कार्य रूप में परिणित कर सकें या नीतियों को क्रियान्वित कर सकें। आइए अब देखते हैं दलों का निर्माण कैसे होता है, किन आधारों पर दलों का निर्माण होता है। दलों के निर्माण के आधार, किन किन आधारों पर दलों का निर्माण होता है, किन किन आधारों पर दलों का निर्माण होता है। तो दल का निर्माण जो होता है सबसे पहले मानव स्वभाव के आधार पर होता है। मानव स्वभाव के आधार पर दलों का निर्माण होता है। मानव स्वभाव के आधार पर, जैसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्तियों में विचारों की भिन्नता होती है। कुछ व्यक्ति रूढ़वादी हो सकते हैं, रूढ़िवादी हो सकते हैं, वो परिवर्तन के विरोधी होते हैं। तो वह परिवर्तन के विरोधी होते हैं तो उस रूढ़िवादी आधार पे दल का निर्माण करते हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं उदारवादी किस्म के होते हैं या उदारवादी विचारधारा के होते हैं, तो वह उदारवादी नीतियों से संबंधित, यानी कि उदारवादी सिद्धांतों से संबंधित दलों का निर्माण करते हैं। कुछ व्यक्ति उग्रवादी होते हैं, जैसे क्रांतिकारी पार्टी है, विभिन्न क्रांतिकारी पार्टियां बनाई गई हैं, तो उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो नीतियां हैं, उनके जो साधन है, उग्रवादी हैं। कुछ व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होते हैं, प्रतिक्रियावादी होते हैं। ये मनुष्यों का स्वभाव होता है, प्रतिक्रियावादी, ये इस प्रकार का मनुष्यों का स्वभाव होता है। कुछ व्यक्ति रूढ़वादी होते हैं, कुछ व्यक्ति उदारवादी होते हैं, कुछ व्यक्ति उग्रवादी होते हैं, कुछ व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होते हैं। तो इन आधार पर दलों का निर्माण होता है। जब रूढ़वादी वाले सारे सदस्य मिल जाते हैं तो वह रूढ़वादी संगठन बना लेते हैं। इसी तरह से उदारवादी सारे सदस्य, उदारवादी विचारधारा के सभी सदस्य मिल जाते हैं तो उदारवादी संगठन बनता है। इसी तरह से उग्रवादी, इसी तरह से प्रतिक्रियावादी बनता है। जैसा कि रोहमर का कहना है, रोहमर का कहना है कि स्वभाव से जो किशोर होता है वह प्रगतिवादी होता है, जो युवक होता है वह उत्तरवादी होता है, जो अधेड़ मनुष्य होता है वह स्थित पालक होता है, जो अधेड़ व्यक्ति होता है वह स्थित पालक होता है, और जो वृद्ध पुरुष होता है वह रूढ़िवादी होते हैं और प्रतिक्रियावादी होते हैं। आर्थिक आधार पर निर्माण, आर्थिक आधार, आर्थिक आधार पर भी दलों का निर्माण होता है। जैसे कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी है, वह आर्थिक व पूंजीपतियों की पोषक होती है, सामंतों की पोषक होती है, अमीरों की पोषक होती है, तो उसको हम आर्थिक आधार पर कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर दलों का निर्माण हुआ है। इसी तरह से भारत में भी विभिन्न दलों का निर्माण आर्थिक आधार पर होते हैं। कुछ लोग आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग साम्यवादी दल का निर्माण, इस आधार पर साम्यवादी दल को कहा जा सकता है या समाजवादी दल को कहा जा सकता है। इसी तरह से कुछ पूंजीपति विचारों के पोषक होते हैं। उन पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए, उनके हितों की अभिवृद्धि के लिए राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं। सांप्रदायिक आधार पर, तीसरा, सांप्रदायिक आधार पर दलों का निर्माण होता है। सांप्रदायिक आधार पर अपने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए, अपने संप्रदाय के हितों की अभिवृद्धि का, संप्रदाय के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए, धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस आधार पर
पार्टी का गठन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यह मुस्लिम लीग सांप्रदायिक आधार पर ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसी तरह से 1915 में देख सकते हैं हिंदू महासभा की स्थापना होती है, हिंदू महासभा की स्थापना होती है। इसी तरह से हम सिखों के संगठन को ले सकते हैं, विभिन्न धार्मिक समुदाय को ले सकते हैं कि यह धार्मिक समुदाय जो होता है राजनीतिक दल के रूप में कन्वर्ट होता है और सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। इसी तरह से व्यक्तिगत हितों के आधार पर पार्टी का निर्माण होता है, व्यक्तिगत हितों के आधार पर, व्यक्तिगत हितों के आधार पर व्यक्तिगत हितों के आधार पर भी पार्टी का निर्माण होता है। जो पार्टी के सदस्य होते हैं, जो पार्टी में पहले से होते हैं, यदि उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है तो पार्टी से निकल जाते हैं और नए पार्टी का निर्माण कर लेते हैं। जैसे 1977 तक भारत में एक दलीय प्रभुत्व रहा कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और कांग्रेस की विचारधारा से निकलकर वह जनता दल का निर्माण कर लेते हैं। 1977 में विभिन्न दलों के द्वारा, विभिन्न दलों के घटकों के द्वारा जनता दल की सरकार बनाई जाती है। इसी तरह से 1989 में कांग्रेस का वर्चस्व फिर समाप्त हो जाता है। 89 से मिली जुली सरकारें, विभिन्न दलों की सरकार बनाई जाती है। और 1998 में हम देख सकते हैं कांग्रेस से ही अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस का गठन किया गया। 1999 में शरद पवार कांग्रेस से असंतुष्ट हो जाते हैं और एनसीपी का गठन करते हैं। तो विभिन्न जो दल होते हैं, जो दलों का निर्माण होता है, वह व्यक्तिगत हितों के आधार पर भी दलों का निर्माण होता है। जब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है तो वह दलों से निकल जाते हैं और नई पार्टी का गठन कर लेते हैं। प्रादेशिकता के आधार पर पार्टी का निर्माण होता है या क्षेत्रीयता के आधार पर पार्टी का निर्माण होता है। अपने क्षेत्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए, क्षेत्रीय हितों की जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उनको राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा पार्टी का निर्माण कर लिया जाता है और क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर रखा जाता है, सबके सामने रखा जाता है और इस तरह से क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि भारत में अनेक क्षेत्रीय दल हैं, राज्यों में दल हैं, राज्यों में भी क्षेत्रीय दल हैं, राज्यों की भी क्षेत्रीय दल हैं। यह क्षेत्रीय दल जो होते हैं विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, अपने ही क्षेत्र में इनका वर्चस्व रहता है और इस तरह से क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्रीय समस्याओं को सबके समक्ष लाने के लिए क्षेत्रीय आधार पर पार्टी का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से यह दलों के निर्माण का आधार है। इन विभिन्न आधारों पर दलों का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्य। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसके शेष भाग को मैं भाग 2 में बताऊंगा। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।